everyone, welcome to Serious Economics. Today we are going to do topic 4 which is post independence regulatory framework of Indian education. Okay, तो इंडियन एजुकेशन या इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये आज हम कवर करने जा रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द क्लास. 1947 के बाद इंडिया ने एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया. ठीक है, तो पहले एजुकेशन सिर्फ स्टेट लिस्ट में था, मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती थी. लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के बाद एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया और अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही एजुकेशन पर लॉज बना सकते हैं. ठीक है, आफ्टर 1947 इंडिया बिल्ट अ कंप्रहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ठीक है, एक कंप्रहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाती है एजुकेशन के लिए, जिसमें इनिशियली जो एजुकेशन सिस्टम था वो स्टेट सब्जेक्ट था. ठीक है, फिर उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 1976 में और उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया. और कंकरेंट लिस्ट में का मतलब कि अब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही एजुकेशन पर लॉज बना सकते हैं. ठीक है, चलो अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एजुकेशन. क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है हमारे इंडिया में लाया गया एजुकेशन के लिए. तो सबसे पहले कुछ आर्टिकल्स देखने हमें, जैसे कि आर्टिकल 21A, आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 45 which is DPSP and आर्टिकल 46 this is also a DPSP. ठीक है, और 42nd अमेंडमेंट देखेंगे हम, 86th अमेंडमेंट 2002 का देखेंगे एंड RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया था इसके बारे में. ठीक है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एजुकेशन में पहला जो है आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन. ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल 21A है वो क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये लिखा जाता है आर्टिकल 21A में, राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी. याद रखना कीवर्ड क्या है. आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी, और कितने एज के बच्चों का, 6 to 14 ईयर्स. ठीक है, और ये जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 से ये जो आर्टिकल 21 है ये ऐड हुआ था. ठीक है, ये जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में आया है, इससे जो है हमारा आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन जो है ये ऐड हुआ था. ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, मीन्स कि हर बच्चे का बेसिक एजुकेशन लेना फंडामेंटल राइट है. ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 29 एंड 30 की, जो कि माइनॉरिटी राइट से रिलेटेड है. किससे है, माइनॉरिटी राइट को. तो माइनॉरिटीज को अपनी लैंग्वेज और कल्चर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का राइट दिया गया है इस आर्टिकल में. ठीक है, वो अपने स्कूल कॉलेज एस्टेब्लिश और मैनेज कर सकते हैं इस राइट के आर्टिकल के अंतर्गत. एग्जाम्पल में देखो, जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख इंस्टीट्यूशन है, ये अपने क्या है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, चलाते भी हैं. ठीक है, तो क्या है आर्टिकल 29 एंड 30, तो प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज. तो ये माइनॉरिटी के कल्चरल और एजुकेशनल राइट के लिए, एजुकेशनल प्रोटेक्शन के लिए जो है ये 29 एंड 30 आया है. इसमें राइट है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 45 जो कि DPSP है. देखो फंडामेंटल राइट कितने से कितने तक का आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 14 से 32 तक हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं. ठीक है, फिर जो DPSP आता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो DPSP जो है वो हमारा आर्टिकल 36 to 51 DPSP मेंशन है, जिसे हम DPSP कहते हैं. ठीक है, जो कि गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है, एक गाइडलाइन की तरह होता है. ठीक है, और DPSP जो होते हैं वो पार्ट 4 में है. DPSP जो है पार्ट 4 में आते हैं. एंड फंडामेंटल राइट जो है वो किस में है, पार्ट 3 में. पार्ट 3 मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट जो है 14 to 32 आर्टिकल तक है. पार्ट 4 में जो है DPSP, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जो है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है 36 to 51 में है. ठीक है, तो देखो फंडामेंटल राइट जो है वो क्या है, वो बाइंडिंग है हम पे, मतलब गवर्नमेंट पे बाइंडिंग है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है, ये बेसिक राइट है जो कि बाइंडिंग है, गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा. पर
पार्ट 4 में जो डीपीएसपी है ये डायरेक्टिव है, इसका नाम ही होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, मतलब डायरेक्शन देना, एक गाइडलाइन की तरह पे है, ठीक है। सरकार जो है जब जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से इसको फॉलो कर सकती है या इम्प्लीमेंट कर सकती है, ठीक है। चलो इस पे बात हो गई। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है आर्टिकल 45 डीपीएसपी में, ठीक है। मतलब डीपीएसपी में क्या जिक्र है आर्टिकल 45 के, कि इनिशियली स्टेट का ड्यूटी था कि 14 साल तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। पर जब ये 86th अमेंडमेंट 2002 का आया तो इसमें जो है राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 तो ऐड हुआ ही, इसने अमेंड कर दिया हमारे आर्टिकल 45 को भी, इसको भी, जो कि डीपीएसपी है। और इसमें क्या डाल दिया गया कि 86th अमेंडमेंट के बाद फोकस जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर और प्री स्कूल एजुकेशन पर भी हुआ। मतलब जो है गवर्नमेंट को छोटे बच्चों की एजुकेशन और केयर पे भी ध्यान देना होगा। ये जो है आर्टिकल 45 में क्या किया गया, 86th अमेंडमेंट 2002 से ऐड कर दिया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। तो डी जो आर्टिकल 45 है डीपीएसपी, जो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 14 साल तक देने की बात करता है, ठीक है। इसमें जो है 86th अमेंडमेंट से अर्ली चाइल्डहुड केयर भी ऐड कर दिया गया। डीपीएसपी तो एक डायरेक्शन के तौर पे है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। आर्टिकल 46 जो है वो भी क्या है, डीपीएसपी में ही आता है, और ये बताता है कि एससी और एसटी और वीकर सेक्शन के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना स्टेट का ड्यूटी है। मतलब स्टेट जो है वो प्रमोट करे एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप हुआ या रिजर्वेशन हुआ या फ्री हॉस्टल हुआ या लो कॉस्ट पे जो हॉस्टल मिलता है हमें कॉलेजेस में, ये किसके अंतर्गत आते, किसके अंतर्गत ये सारी चीजें मिलती है हमें, आर्टिकल 46 के अंतर्गत, जहाँ पे स्टेट को, मतलब जहाँ गवर्नमेंट को गाइड किया गया है या गाइडलाइन दी गई है कि आप जो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड वीकर सेक्शन के लिए आप क्या करोगे, प्रमोट करोगे एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की, जिसमें पहला है 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। इसको जो भी यूपीएससी करता है उसको पता है कि इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976 को। चलो अभी हम इसके स्पेसिफिक देखते हैं कि हायर एजुकेशन में जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 का क्या रोल है। तो हायर एजुकेशन में जो है ये क्या करता है कि एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इस पे सेंटर एंड स्टेट जो है दोनों ही एजुकेशन पे जो है लॉ बना सकती हैं या लेजिस्लेट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये है 42nd अमेंडमेंट का रोल हमारे एजुकेशन सेक्शन में, ठीक है। अब बात करते हैं 86th अमेंडमेंट जो 2002 का है उसके बारे में। तो देखो 86th अमेंडमेंट 2002 क्या है कि आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन जो है इसके अंतर्गत ऐड हुआ, ठीक है। आर्टिकल 45 को मॉडिफाई किया गया एंड आर्टिकल 51A के क्या है ये भी ऐड हुआ, जिसमें पेरेंट्स का ड्यूटी है कि बच्चों को एजुकेशन दिलाना, ठीक है। तो 86th अमेंडमेंट जो है 2002 का क्या रोल था कि वो आर्टिकल 21 में 21A ऐड करता है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 45 को अमेंड करके अर्ली चाइल्डहुड केयर ऐड करता है, और आर्टिकल 51A के उसमें डालता है कि पेरेंट्स का ड्यूटी है कि बच्चों को एजुकेशन वो दिलाएं, ठीक है। अच्छा, देन आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वो क्या है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, मतलब कि राइट टू एजुकेशन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो है ये एक्ट बना था, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को फ्री कंपलसरी एजुकेशन गारंटी की जाती है, ठीक है। तो ये राइट टू एक्ट 2009 बना ही इसलिए था जिससे कि वो ऑपरेशनलाइज कर सके आर्टिकल 21 है, और आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मेजर रेगुलेटरी बॉडीज की इन इंडिया।
इंडियन हायर एजुकेशन, ठीक है। तो मेजर रेगुलेटरी बॉडीज की बात करें इंडियन हायर एजुकेशन में, तो पहला तो है हमारा यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, जिसका हम पेपर देने जा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इसको स्टेब्लिश किया गया था 1956 में, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, तो यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है, स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, ग्रांट एंड फंडिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यूजीसी जो है हायर एजुकेशन का एक एपेक्स बॉडी है, याद रखना, एपेक्स बॉडी है हायर एजुकेशन का यूजीसी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956, इसके फंक्शन ये है कि रेगुलेट करना एंड ग्रांट भी प्रोवाइड करना, फंडिंग भी देना और स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करना, ठीक। फिर दूसरा जो है मेजर बॉडी पे आते हैं, तो AICTE, AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। ये जो है 1945 में स्टेब्लिश हुआ था, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, समझ लो कि आजादी से पहले, यूजीसी से पहले, याद रखना AICTE एस्टेब्लिश हुआ था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये क्या है, तो इसका फंक्शन ये है कि टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है, इंजीनियरिंग, एमबीए, फार्मेसी एक्सेट्रा इंस्टीट्यूशन को अप्रूव करता है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशंस को भी अप्रूव करता है, टेक्निकल एजुकेशन को तो रेगुलेट करता ही करता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज पढ़ रहे हैं, तो रेगुलेशन को ही पढ़ेंगे। तो ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है वो सारे यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है, स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, ग्रांट एंड फंडिंग प्रोवाइड करता है, और हायर एजुकेशन का एक एपेक्स बॉडी है। वहीं AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके नाम में ही टेक्निकल, तो ये टेक्निकल जो एजुकेशन है उसको रेगुलेट करता है और इंस्टीट्यूशंस को अप्रूव करता है जो टेक्निकल से रिलेटेड है, समझ लो, ठीक है। NCTE की बात करें, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि 1995 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1995 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका काम है कि टीचर एजुकेशन कोर्स रेगुलेट करना, ठीक है, जिसके नाम पे टीचर है, याद रखना, फुल फॉर्म अगर याद है तो कर लोगे। तो क्या है, AICTE तो टेक्निकल से रिलेटेड था, तो वो टेक्निकल की चीजों को रेगुलेट करता था। NCTE टीचर से रिलेटेड है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो वो टीचर एजुकेशन कोर्सेज को रिलेट करता है, ठीक है, जैसे कि बीएड हुआ, एमएड स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, ठीक है। फिर आता है MCI NMC, ठीक है। ये क्या है, मेडिकल एजुकेशन रेगुलेट करते हैं, क्योंकि इनका फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड नेशनल मेडिकल काउंसिल, ठीक है, तो नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है। तो मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करना इनका काम होगा। देखो, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो रिप्लेस हो गई है किससे, ये हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन से, ठीक है, 2020 में, ठीक है, 2020 में जो MCI है वो रिप्लेस हो गई है नेशनल मेडिकल कमीशन से, ठीक है। अच्छा, इसका काम है मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करना। अब बात करते हैं BCI मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 1961 में स्टैब्लिश हुई है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है कि लॉ एजुकेशन को रेगुलेट करता है, LLB कॉलेजेस के स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है। फिर आता है NAC मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल, ठीक है। वो स्टैब्लिश कब हुआ है, तो 1994 में जो है NAC जो है हमारा स्टैब्लिश हुआ है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। इसका फंक्शन ये है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को ग्रेड देता है, एक्रीडेशन करता है, जैसे कि किसी भी कॉलेज में जाते हैं इनके जो मतलब ऑफिसर होते हैं या जो भी, वो जाते हैं, निरीक्षण करते हैं कॉलेज का लैब कैसा है, कॉलेज में मतलब अदर एक्टिविटी कैसी चल रही है, तो वो जो है ग्रेड देते हैं कि ये कॉलेज NAC A ग्रेड से पास है, NAC A++ ग्रेड से पास है, इस तरह की ग्रेड देते हैं। इससे उस इंस्टीट्यूशन पे आपका ट्रस्ट बढ़ता है और उस इंस्टीट्यूशन की डिग्री जो है वो मैटर करती है, ठीक है। अच्छा, NBA की बात करें, नेशनल बोर्ड एक्रेडिशन जो है 1994 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका फंक्शन है स्पेसिफिक टेक्निकल प्रोग्राम को एग्रीगेट करना, ठीक है। यहाँ नेशनल एजुकेशन में हमने इंस्टीट्यूशन को आप रेटिंग दे रहे थे, ठीक है, और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन क्या करता है, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को, जो टेक्निकल प्रोग्राम है, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं, याद रखना कीवर्ड यही है, नॉट इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल प्रोग्राम को जो है ये क्या करता है, ग्रेडिंग देता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीगेशन। ये इंस्टीट्यूशन नहीं है, प्रोग्राम है, ये इवेल्युएट करता है। एग्जांपल, बीटेक में मैकेनिकल प्रोग्राम को एक्रेडिशन देना, ठीक है, कि इस इंस्टीट्यूशन का बीटेक का मैकेनिकल प्रोग्राम जो है A++ है, ठीक। फिर आते हैं NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशन
रैंकिंग फ्रेमवर्क जो कि 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसका जो काम क्या है कि इसका फंक्शन है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग करता है। पैरामीटर क्या होता है, ये देखता है कि टीचिंग कैसा है, वहाँ पे रिसर्च कैसा है, ग्रेजुएशन का आउटकम कैसा निकल रहा है, आउटरीच कितना है एंड परसेप्शन कैसा बन रहा है उसके लिए। ठीक है, NIRF की रैंकिंग, इसीलिए हम देखते हैं ना कि जैसे मान लो मेरा कॉलेज था BHU, तो BHU जो है NIRF रैंकिंग के टॉप 10 में है। तो टॉप 10 में जो है अगर BHU NIRF का मतलब यहाँ पे चीजें जो है ग्रेजुएशन का आउटकम अच्छा है, टीचिंग और रिसर्च का माहौल है, ठीक है, परसेप्शन अच्छा है लोगों के बीच में, इसके लिए रेपुटेड है। ठीक है, तो ये सारी जो है इस चीज की वजह से मैं इसमें एडमिशन ली। ठीक है, तो यही है NIRF रैंकिंग। ठीक है, एनुअल रैंक ऑफ इंडिया हायर एजुकेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, 5 पैरामीटर हमने देख लिया क्या क्या है। 5 पैरामीटर, टीचिंग, रिसर्च, ग्रेजुएशन, आउटरीच एंड परसेप्शन। AIEU AIU AIU क्या है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जो कि 1925 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका क्या है फंक्शन की यूनिवर्सिटीज का एसोसिएशन है, डिग्री इक्विवेलेंस मेंटेन करता है। ठीक है, क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, मतलब एक यूनिवर्सिटीज का अपना एसोसिएशन है, इक्विवेलेंस ऑफ डिग्रीज, नॉट ए रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, अच्छा, इनफिलिबिनेट, ठीक है, इनफिलिबिनेट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, ये 1991 में स्टैब्लिश हुआ था। UGC क्या करता है कि ये फंक्शन देखो इसका क्या है कि डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क प्रोवाइड करता है, रिसर्च रिसोर्सेज और ई जर्नल को कनेक्ट करता है, जैसे कि शोध गंगा, इंडियन थीसिस और डिसर्टेशन का डिजिटल रिपोजिटरी कौन सा है, शोध गंगा। ठीक है, तो इन क्या देख रहे थे हम कि UGC फंडेड नेटवर्क कनेक्टिंग यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी, तो UGC फंडेड नेटवर्क है इन्फ्लुएनेट एंड कनेक्ट करता है यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी को, प्रोवाइड करता है ई रिसोर्सेज। ठीक है, और ई जनरल जिससे डिजिटल एक तरह का डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से शोध गंगा, ठीक है, इंडियन थीसिस और डिसर्टेशन का डिजिटल रिपोजिटरी है। ठीक है, अब बात करते हैं ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो कि 2021 में स्टैब्लिश हुआ है। इसका क्या काम है, तो स्टूडेंट का एकेडमिक क्रेडिट डिजिटली स्टोर करता है। ये NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर फ्लेक्सिबल लर्निंग को सपोर्ट करता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ओवरऑल अगर हम क्विक रिवीजन करें तो UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट UGC का काम क्या है, यूनिवर्सिटी को, ग्रांट को और स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, इसको रेगुलेट करना। NAC का काम क्या है, इंस्टीट्यूशन को ग्रेड करता है। NBA का क्या काम है, तो प्रोग्राम को एक्रीग्रेट करता है। ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन। ठीक है, RTE एक्ट जो 2009 में आया उसका क्या काम था, तो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन देना। देन 42nd अमेंडमेंट में एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। 86th अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन जो है वो ऐड हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन। तो पूछ रहा है UGC कब स्टेब्लिश हुई थी, तो 1956 में। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्टेब्लिश हुई थी, एपेक्स बॉडी है हायर एजुकेशन की। ठीक है, एजुकेशन वाज मूव टू द कंकरेंट लिस्ट बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया गया है, मूव किया गया है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से। ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल 21 में है वो किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A ऐड हुआ था, और 86th अमेंडमेंट को ही ऑपरेशनलाइज करने के लिए RTE एक्ट आया था, जो कि 2009 में आया था। NAC स्टैंड फॉर, तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल इसका फुल फॉर्म है, एक्रीडेट करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। इन्फ्लुएनेट जो है वो ऑपरेट करता है किस डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च थीसिस के लिए, तो शोध गंगा। ठीक है, शोध गंगा के लिए रिपोजिटरी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन है। ठीक,